नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के इस बुलेटिन में और राज्य की खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो कोरोना अपडेट से शुरुआत कर रहे हैं। कल जो आंकड़े सामने आए वाकई में उसने बताया कि अब बेकाबू हो चुका है कोरोना राज्य में। रविवार में 1 करोड़ की लगभग आबादी वाले इस राज्य में 1637 नए मामले सामने आए हैं, जो अब तक के सबसे ज्यादा केस हैं। वहीं अब इस तरह से जो कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा था वो 31,000 को पार करते हुए 31,973 हो गया है और कोरोना से मरने वालों की संख्या 414 हो गई है। और इस वक्त 10,000 ऐसे केस हैं, उससे ज्यादा ऐसे केस हैं जो एक्टिव है, यानी कि जिनका इलाज अभी अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। हालांकि राज्य में डबलिंग रेट में कमी देखी जा रही है और अब 21 पर पहुंच गया है। वहीं देहरादून में भी लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और कल सबसे ज्यादा 623 नए मामले अकेले देहरादून में सामने आए थे। वहीं हरिद्वार में 318, नैनीताल में 211, उधम सिंह नगर में 240 नए केस सामने आए। तो कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए नए नए कदम भी उठाए जा रहे हैं। तो ऐसे में जो सीमावर्ती इलाके हैं राज्य के, जो दूसरे राज्यों से जुड़ते हैं, वहां कोरोना की टेस्टिंग को लेकर मुख्यमंत्री ने आदेश जारी कर दिया है। तो बॉर्डर पर अब बोर्ड लगाए जाएंगे जिस पर सभी जानकारी होगी और टेस्ट के लिए कितनी फीस लेनी है, कितने दाम लेने हैं, उसको भी बोर्ड पर लिखा जाएगा। सुनील और प्रभात देहरादून से जुड़े हैं। तो सुनील, वाकई में कल के आंकड़ों ने तो बड़ा चौंका भी दिया और चिंता भी बढ़ा दी है। बिल्कुल प्रीति, क्योंकि दिन पर दिन लगातार जो कोरोना संक्रमण के आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अकेले इसी हफ्ते में करीब 14 इसी महीने सितंबर में अभी तक करीब 14,000 के आसपास कोरोना संक्रमित के जो केस हैं वो नए सामने आ चुके हैं। कल हमने देखा कि रिकॉर्ड पिछले 6 महीने में अब तक के सबसे अधिक 1,500 के आसपास कोरोना के नए केस सामने आए। इससे प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। हालांकि सरकार का कहना है कि वो अलर्ट मोड पर है, सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं और जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है उसमें रणनीति भी सरकार समय समय पर अपनी बदल रही है। अभी जो लगातार केसेस आ रहे हैं उसको देखते हुए बॉर्डर पर एक बार फिर से चेकिंग शुरू कर दी गई है। बिना रिपोर्ट के कोई भी बॉर्डर पर एंट्री नहीं कर पाएगा, खासकर जो हाई लोड शहरों से आ रहे हैं। इसके अलावा सरकार ने अपनी रणनीति में कुछ और बदलाव किए हैं कि जो कोविड केयर सेंटर है, राजधानी की मैं बात करूं कि कल राजधानी में 650 के आसपास जो केस आए, ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड था खासकर राजधानी के लिहाज से। और अभी तक जो टोटल एक्टिव केस हैं पूरे प्रदेश में सबसे अधिक राजधानी देहरादून में है। 3,000 के आसपास एक्टिव केसों का आंकड़ा पहुंच गया है। तो इसको देखते हुए चूंकि जो तमाम हॉस्पिटल हैं वो लगभग फुल चल रहे हैं, तो जो कोविड केयर सेंटर है, खासकर महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में जो कोविड केयर सेंटर है, ये सबसे बड़ा करीब 750 के आसपास बेड अभी यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हैं। वहाँ पर जो कोविड के पेशेंट हैं, वो जो गंभीर पेशेंट भी हैं, उनको भी एडमिट करने के लिए वहाँ पर ICU बेड तैयार किए जा रहे हैं। तो इस तरह व्यवस्थाएं भी दुरुस्त की जा रही हैं। लेकिन जिस रफ्तार से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, हम देखते हैं कि डबलिंग रेट भी बेहद कम हो गया। जो पहले 23 दिन में डबल हो रहे थे, वो आंकड़ा 21 दिन पर पहुँच गया है। इसी तरह जो रिकवरी रेट पहले 66% के आसपास था, वो अब 65 पर पहुंच गया है। तो चुनौतियां तो हैं, देखना होगा कि सरकार किस तरह से इन तमाम चुनौतियों से निपटती है। जी बिल्कुल, ये लगभग अगर करोड़ की आबादी में एक दिन में 1,500 से ज्यादा मामले सामने आए तो चिंता की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील जानकारी के लिए। और रामनगर से खबर है जहां एक और विधायक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। विधायक दीवान सिंह बिष्ट को कोरोना की पुष्टि हुई है, जिन्हें आइसोलेशन सेंटर में भेजा गया है। तो कुछ दिन से वो खुद ही को उन्होंने क्वारंटीन कर लिया था, लेकिन एक बार फिर, क्योंकि अब जबकि सत्र भी शुरू होने वाला है, ऐसे में लगातार कई विधायक हैं, कई मंत्री हैं जो लगातार कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं और रामनगर से विधायक दीवान सिंह बिष्ट, उनमें भी कोरोना की पुष्टि हो गई है। और अब बात करेंगे अगले साल होने जा रहे कुंभ की। तो इसकी तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने आवास में आज शाम 4:30 बजे बैठक लेने वाले हैं, जिसमें अलग अलग विभागों से जुड़े अधिकारी शामिल रहेंगे। अब तक जो भी काम कुंभ के लेकर हुए, चाहे अस्थायी निर्माण की बात करें, स्थायी निर्माण की बात करें, तो वो कहां तक पहुंचे हैं, इसको लेकर समीक्षा की जाएगी।
तो फिलहाल इन सब के बीच अब 23 सितंबर से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और जैसा पहले कहा गया था इंदिरा हृदय को लेकर कि उम्र ऐसी है कि अगर वो वर्चुअली भी जुड़ना चाहें तो वर्चुअली जुड़ सकती हैं, लेकिन इंदिरा हृदय ने वर्चुअली जुड़ने से यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ने से साफ इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि वो खुद सदन में मौजूद रहेंगी क्योंकि ये वो वक्त होता है जब नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। हालांकि इंदिरा हृदय के इस फैसले के बाद विधानसभा सचिवालय में टेंशन और बढ़ गई है। तो नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय 79 साल की हो चुकी हैं, तो ऐसे में उम्र के साथ साथ कोरोना का खतरा और ज्यादा रहता है। जबकि तय हुआ था कि जो 65 साल से ज्यादा उम्र के सदस्य हैं उन्हें वर्चुअली कनेक्ट किया जाएगा, लेकिन अब इंदिरा हृदय मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में जो स्पीकर है उनका कहना है कि अब प्रतिपक्ष को सेशन फिजिकली अटेंड करने का मन है, तो इसलिए राज्य में उनको लेकर, सदन में उनको लेकर विशेष तैयारियां की जाएंगी। माननीय नेता प्रतिपक्ष से मेरी बातचीत हुई है और उन्होंने तो कहा कि मैं तो फिट हूँ और उन्होंने ये भी कहा कि भाई मैं नेता प्रतिपक्ष हूँ इसलिए मैं तो आऊँगी। अब स्वाभाविक रूप से ये बात तो सच है कि वो नेता प्रतिपक्ष हैं और उनका यदि विल पावर इतनी मजबूत है तो ठीक है, वो आएंगे तो हम उनके आने को स्वीकार करेंगे। कल माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बयान था कि ऐसी आवश्यकता पड़ी तो उस पर भी विचार करेंगे। तो मुझे लगता है इन सारी चीज़ों पे विचार तो करना ही चाहिए। संक्रमण को कैसे तोड़ा जाए, कैसे रोका जाए, और आने वाले टाइम पे यदि ये संख्या बहुत बड़ी तो हमारे लिए तो और दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ तो 4 धाम यात्रा और पर्यटन ये सारी चीज़ें हैं। बाहर का व्यक्ति भी आएगा तो यहाँ के व्यक्ति को भी संक्रमित करेगा, तमाम चीज़ें हैं। तो ये तो निश्चित रूप से सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही होगी और करना भी चाहिए। और राज्य के विश्वविद्यालयों में आज से परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। राज्य भर के 180 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, तो 32,000 छात्र हैं जो इन परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं। तो काफी इस पर मंथन किया गया और उसके बाद अब आज से ये इम्तिहान शुरू हो रहे हैं। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और उन सब के बीच अब आज से परीक्षाएं भी शुरू हो रही हैं। विश्वविद्यालय की तो चुनौती है और इसके साथ ही विधानसभा का सत्र भी शुरू होने वाला है, तो उसको लेकर भी सरकार ने अपनी तैयारी कर ली है और चिंता इस बात से बढ़ गई है कि इंदिरा हृदय खुद वहां पर मौजूद रहना चाहती है सदन के अंदर। आगे बढ़ेंगे, जो खबर हमने आपको दिखाई थी उस पर मोहर लगी है। 3 महीने पहले डेपुटेशन से आईएफएस विनोद कुमार सिंघल लौट गए हैं। सोमवार को शासन में ज्वाइनिंग देंगे विनोद कुमार सिंघल। तो ये बड़ी खबर है। जनवरी 2021 तक केंद्र में डेपुटेशन पर थे विनोद कुमार सिंघल, तो फॉरेस्ट चीफ के रूप में अब विनोद कुमार की ताजपोशी हो सकती है। 31 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं मौजूदा फॉरेस्ट चीफ जयराज। 1987 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं। तो हमने पहले ही आपको ये बता दिया था कि सिंघल की वापसी होने वाली है और अब हमारी इस खबर पर मोहर लग गई है। बीते शुक्रवार को शहीद स्थल पर स्थित प्रार्थना घर में खुद को कैद करने वाले आंदोलनकारी बीएल सकलानी अब इस दुनिया में नहीं रहे। बीती रात दिल का दौरा पड़ने के बाद जब उन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। अब इसके बाद आंदोलनकारियों में रोष भी है, शोक भी है। तो सकलानी 1994 से पहले उत्तराखंड के आंदोलन से लगातार जुड़े रहे और आंदोलन में बलिदान देने वालों की निशानियों को लगातार सुरक्षित कर अपने ही घर में उन्होंने एक संग्रहालय बनाया है, जिस संग्रहालय को सरकार को सौंपने के साथ ही संग्रहालय बनाने की मांग वो लगातार कर रहे थे। तो आंदोलन के इतिहास को उत्तराखंड के पाठ्यक्रम में जोड़ने की भी उनकी मांग थी। तो ये बड़ा दुखद है किस तरह से वो अब इस दुनिया से रुखसत हो गए। देखिए, बीएल सकलानी जी का इस राज्य आंदोलन में अहम भूमिका थी। वो सहनशाही आश्रम स्कूल में वो भी करते थे, मीडिया से भी जुड़े हुए थे उस प्रारंभ में, और बकायदा जो एक दन धुनों के माध्यम से, गीतों संगीतों के माध्यम से जब होता था तो खुद उनके बच्चे भी उसमें जो है ढोल चिमटा बजाकर साथ में जो सहयोग देते थे, वो स्वयं हारमोनियम बजाते थे। जब भी यहाँ पे, जहाँ पे आज शहीद स्मारक बना हुआ, वहाँ पे एक टेंट जैसा लगा रहता था और वहाँ पे वो बेचारे अपने दोनों बच्चों को लेके, एक लड़का और एक लड़की है उनकी, और दोनों को लेके वहाँ पे आते थे और जनगीत गाना और पूरे गीतों के साथ अपने दोनों बच्चों हारमोनियम के साथ पूरा उनका आंदोलन में रहा। और पूरे मूवमेंट में जितने भी प्रकार के मूवमेंट रहे हुए इस उत्तराखंड आंदोलन में, उन सब में उन्होंने अपनी भागीदारी करी।
और आंदोलनकारी की मौत पर कांग्रेस नेता धीरेन्द्र प्रताप ने कहा कि उत्तराखंड आंदोलन से जुड़े लोग अपनी मांगों को और अपनी बातों को अनदेखा होता देख क्षुब्ध हैं, नाराज हैं। कि न्यायिक जांच होनी चाहिए, एक मजिस्ट्रेट के जरिए जांच होनी चाहिए। और जिस तरह से चीनीकरण की मामले को लेकर, राज्य आंदोलनकारियों के संग्रहालय को लेकर, राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण को लेकर तमाम आंदोलनकारी भड़के हुए हैं। और एक बड़ी खबर है देहरादून से जो जुड़ी है ऑल वेदर रोड से। तो इसकी चौड़ाई कम करने के मामले में राज्य सरकार केंद्र सरकार से बात करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले भी मुख्यमंत्री ने सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र भेजा था और ऑल वेदर रोड को सामरिक नजरिए से जरूरी बताया था। तो अब इस मामले में बात की जाएगी। और अब बात पिथौरागढ़ की। तो जिस तरह से तनाव चीन के साथ चल रहा है, इसको देखते हुए चीन बॉर्डर को जोड़ने वाली तवाघाट दारमा सड़क को खोल दिया गया है। रोड के खुलने से सेना और आईटीबीपी के जवानों को काफी सुविधा होगी। वहीं बॉर्डर पर बसे 50 गांव के लोग भी अब अपने रोजमर्रा के काम कर पाएंगे। तो पिछले 2 महीने से ये सड़क बंद थी, जिसे अब खोल दिया गया है। और खबर हरिद्वार से, जहां शराब के दुकानों के मैनेजर से लूट हुई है। 2 बाइक बदमाशों ने गोली मारकर 16 लाख रुपए लूटे हैं। तो 3 ठेकों के 16 लाख रुपए लेकर लौट रहे थे मैनेजर। शराब कारोबारी सागर जायसवाल के मैनेजर से लूट हुई है और कनखल थाना क्षेत्र में लाखों की लूट को अंजाम दिया गया है। इसकी तस्वीरें भी कुछ सामने आई हैं। तो फिलहाल पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है, लेकिन इस तरह की घटना से लोगों में काफी गुस्सा है। तो हरिद्वार के कनखल इलाके में लूट की घटना हुई, जहां शराब कारोबारी के जो मैनेजर थे वो अलग अलग ठेकों से लगभग 16 लाख की नकदी लेकर लौट रहे थे, तभी उनके साथ लूट हो गई। स्वागत है ब्रेक के बाद। रुड़की में पुलिस कस्टडी में हुई युवक की मौत के मामले में बवाल बढ़ गया है। परिजन अब पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। युवक का शव फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए ऋषिकेश एम्स भेजा गया है। परिजन कह रहे हैं कि 4 सितंबर से युवक लापता था और पुलिस ने युवक को चंडीगढ़ में एक युवती के साथ पकड़ा, जिसके बाद हरिद्वार पुलिस युवक को लेकर कनखल आ रही थी। इसी दौरान युवक की मौत हो गई। तो परिजन कह रहे हैं कि पुलिस उनको साफ साफ कारण नहीं बता पा रही है कि आखिर चंडीगढ़ से कनखल के बीच ऐसा क्या हुआ कि युवक की जान चली गई। रास्ते में बताया कि आपके लड़के की तबीयत खराब हो गई। पुलिस कस्टडी में लड़के की जब सिविल हॉस्पिटल पहुंचा तो यहाँ पे मृत घोषित किया। मैं ये आरोप लगाना चाहता हूँ पुलिस विभाग पर भी कि आपके साथ कस्टडी में होने पर मेरा परिजन की हत्या मतलब या मौत कैसे हुई, ये मैं उन पर सवाल उठाना चाहता हूँ। अब रुड़की में क्योंकि कुछ खास वजह रही होगी या इसके बारे में, इसीलिए वो मैं जब आया। आधिकारिक दबाव है? नहीं, आधिकारिक दबाव नहीं है। ये मेरे समझ से डीएम साहब के कहने से जो है उसमें 3 डॉक्टरों का पैनल नियुक्त किया गया और इसीलिए एम्स को रेफर किया गया। और राज्य में नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्ती दिखा रही है। अक्सर देखा गया है कि नशे से जुड़े तस्करों को पुलिस कोर्ट में पेश तो करती है, लेकिन जांच में कमियों की वजह से ये तस्कर आसानी से छूट जाते हैं। लेकिन अब प्रशासन सभी जिले में एनडीपीएस से जुड़े इन्वेस्टिगेशन अधिकारियों की वर्चुअल ट्रेनिंग करवाने जा रही है, जिससे तस्करों को आसानी से जमानत नहीं मिल पाएगी। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 5 बाघों को राजाजी टाइगर रिजर्व के वेस्टर्न पार्ट रिलाकोट लिया जाना है, क्योंकि राजाजी के इस हिस्से में कई सालों से 2 बाघिन अकेली हैं, जिनसे वहां बाघों का वंश नहीं बढ़ पा रहा है। इसके लिए कॉर्बेट से 2 मेल और 3 फीमेल बाघ वहां रिलोकेट किए जाएंगे, यानी कि उनको वहां ले जाया जाएगा। और इस कवायद के चलते भारतीय वन्यजीव संस्थान की टीम स्थलीय निरीक्षण के लिए कॉर्बेट में पहुंची है। यहाँ टीम बाघों को ले जाए जाने वाली जगह का निरीक्षण कर रही है, जिससे कि बाघों को ले जाते समय किसी को भी किसी भी तरह का कोई नुकसान न हो। तो
कोरोना का संकट ऐसा है कि जिसने इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी त्रस्त कर दिया है। मार्च से देहरादून का चिड़ियाघर बंद पड़ा है और इसकी वजह से यहाँ की आमदनी नहीं हो रही, जिससे जानवरों के खाने पिलाने में काफी दिक्कत आ रही है। देहरादून चिड़ियाघर में 2 गुलदार, 3 मगरमच्छ, 4 ग्लैडिएटर, 4 अजगर समेत 300 से ज्यादा जानवर हैं। इनमें से ज्यादातर मांसाहारी हैं। एक गुलदार को एक दिन में 2.5 से 3 किलो तक मांस देना होता है। 3 छोटे अजगर को मुर्गे तो बड़े अजगर को बकरा देना होता है। अकेले गुलदार पर महीने का करीब 22,000 से ज्यादा का खर्च है। मोटे तौर पर सिर्फ जानवरों की फंडिंग के लिए ही 6 लाख रुपए हर महीने का खर्च आता है। कोरोना के चलते पिछले 6 महीने से पर्यटकों के लिए बंद किए गए जू में 1 रुपए की भी कमाई नहीं हुई, जिससे जानवरों के खाने का संकट आ गया है। अभी तो जो हमारा राज्य सरकार द्वारा कुछ बजट हमें आवंटन हुआ था, तो उसी में कुछ हमारा खर्चा चल रहा है। उसके साथ साथ जो है हमारा जो सोसाइटी में जो पैसा हमारे पास है, वो सोसाइटी से ही हमारा वो खर्चा चल रहा है। जू को आर्थिक संकट से उबारने के लिए शासन से 70 लाख की मदद मांगी गई है। वहीं वन निगम की 1 करोड़ की देनदारी पर भी निगम से हालात सामान्य होने तक ब्याज नहीं लेने की अपील की गई है। हमको भी बहुत जो है मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। पहले तो इतनी मुसीबत हुई हम लोगों को कि हमारे जो जानवर थे उनके लिए राशन नहीं आ पाया। कुछ हमारे यहाँ कार्निवोर हैं, उनके लिए मीट की बड़ी दिक्कत हुई। फिर जब खुला तो जो है वो मीट वगैरह आया तो पैसे के लिए बड़ा दिक्कत हुई कि वो कोई चीज़ जो है हमको जो चीज़ मिल रही थी वो महंगी मिल रही थी। कोरोना काल में देहरादून जू भारी आर्थिक संकट झेल रहा है। मार्च से अभी तक जू को 2 करोड़ का नुकसान हो चुका है। जू में भालू समेत अन्य जानवर लाने की योजनाओं पर भी फिलहाल रोक लगा दी गई है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। चले इन तमाम खबरों के बीच आपको अल्मोड़ा के द्वारा हाट ले चलते हैं। तो द्वारा हाट को दरअसल पूरा इलाका ऐसा है कि तरह तरह के मंदिर हैं, तो ऐसे में लोगों की आस्था का केंद्र भी है। आज हम आपको दिखाते हैं मंदिरों का गांव द्वारा हाट। क्यों कहा जाता है इसे मंदिरों का गांव? अल्मोड़ा के द्वारा हाट को मंदिरों का गांव कहा जाता है। यहाँ 1-2 नहीं, आधा दर्जन से ज्यादा मंदिरों का समूह है, जहाँ प्राचीन काल में कत्यूरी शासकों ने द्वारिकापुरी बनाने की कोशिश की थी। यहाँ के मंदिर 11वीं और 12वीं सदी में नागर शैली से बने हैं। यहाँ बद्रीनाथ, केदारनाथ, मृत्युंजय समेत 7 मंदिरों का समूह है, जिसके दर्शन के लिए हर साल हजारों की संख्या में देसी और विदेशी श्रद्धालु पहुँचते हैं। लेकिन कई मंदिर रखरखाव के अभाव के कारण जीर्ण शीर्ण हाल में हैं। सांस्कृतिक धरोहर को आज बचाने की ज़रूरत है और इनके संरक्षण की ज़रूरत है। और नागर शैली के बने हुए हैं, 7वीं 8वीं शताब्दी के हैं, और तो अगर ये रहेंगे तो हमारे उत्तराखंड की संस्कृति रहेगी और हमारा जो एक वैभवशाली जो हमारा अतीत रहा है वो भविष्य में संरक्षण मांग रहा है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता भी मानते हैं कि द्वारा हाट के ये मंदिर रखरखाव की कमी की वजह से जर्जर हालत में पहुंच गए हैं और सरकार से इन मंदिरों के रखरखाव की मांग कर रहे हैं। द्वारा हाट ऐतिहासिक, पौराणिक, सांस्कृतिक के साथ मंदिरों का भी नगर कहा जाता है। कतूरी वंश में द्वारा हाट में 7 से ज़्यादा मंदिरों के समूह हैं, जिसमें गुजरदेव मंदिर, मृत्युंजय मंदिर, मनियान मंदिर आदि मंदिर मौजूद हैं। द्वारा हाट मंदिरों का समूह है, जहां 1-2 नहीं 6 से अधिक मंदिरों के समूह हैं, जिनको देखने के लिए जो है लोग दूर दूर से द्वारा हाट पहुँचते हैं। किशन जोशी, न्यूज़ 18, द्वारा हाट, अल्मोड़ा। तो इसी रिपोर्ट के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद देखना ना भूलिए और भी खबरें यूपी एक्सप्रेस में।